कपूरपुर गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपनी 9 साल की बेटी रानी के साथ रहता था। अभी कुछ दिन पहले ही एक बीमारी के चलते अशोक की पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी बेटी और वो बहुत दुखी रहने लगे थे। एक दिन रानी अपनी माँ को याद करके बहुत रो रही थी। पिताजी, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। मुझे माँ की बहुत याद आती है। बेटा, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। जो ईश्वर को मंजूर था वो तो होना ही था। अशोक अपनी बेटी को समझा रहा था कि तभी उसका मित्र रमेश आता है और वो अशोक से कहता है, अशोक, आखिर कब तक तू इस बच्ची को समझाता रहेगा? ये बच्ची बगैर माँ के नहीं रह सकती, इसीलिए तू दूसरी शादी कर ले, जिससे रानी को माँ मिल जाएगी। रमेश, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। क्या पता दूसरी बच्ची कैसी आ जाए। क्या पता वो मेरी बच्ची को अपनी बेटी समझे या ना समझे। इसीलिए मुझे दूसरी शादी करने से डर लगता है। मेरी जिंदगी में जो कमी है मैं उसे झेल लूंगा, लेकिन अपनी बच्ची के दिल में किसी औरत की वजह से दर्द नहीं दे सकता। उसके लिए मैं अकेला रहना बेहतर समझता हूँ। ये तू कैसी बात कर रहा है अशोक? हर औरत एक सी नहीं होती। मेरी बात मान, तू दूसरी शादी कर ले। ये तेरे लिए भी और तेरी बेटी के लिए भी बेहतर रहेगा। तुम शायद ठीक कह रहे हो रमेश। अब दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। आखिर कब तक मैं अपना जीवन यूं ही अकेले बिताता रहूंगा? अकेलेपन ने मुझे अंदर से थका दिया है। मेरी बेटी भी अब बड़ी हो रही है। उसे अब माँ के स्नेह, मार्गदर्शन और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं भले ही उसके लिए सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक पिता माँ की जगह नहीं ले सकता। उसे एक ऐसी औरत की जरूरत है जो हर समय उसके साथ रहे, उसे अच्छे बुरे की समझ दे और उसके जीवन को सही दिशा दिखाए। शायद अब समय आ गया है कि मैं अपने और अपनी बेटी के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचूं। कुछ ही दिनों में अशोक सोनम नाम की लड़की से शादी कर लेता है। शादी करते ही अशोक सोनम पर इस तरह मोहित हो जाता है कि जो सोनम कहती वो वही करता था। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया है। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई है। सोनम, कभी मेरी बेटी रानी को माँ की कमी महसूस मत होने देना। बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ। आप रानी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वो मेरे लिए मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर है। असल में सोनम रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो तो अशोक को दिखाने के लिए अशोक के सामने रानी से झूठ मूठ का प्यार करती थी। एक दिन सोनम खुद से कहती है, इस लड़की को और अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अब इसे घर से निकालना ही होगा, नहीं तो ये मेरे आने वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ा कांटा बन जाएगी। सोनम रानी के पास जाती है और गुस्से में कहती है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? सुबह से सारा घर गंदा पड़ा है और तू यहाँ आराम फरमा रही है। क्या हुआ माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू अच्छी तरह जानती है कि माँ बनने वाली हूँ मैं, और इस हालत में मुझसे आसानी से काम नहीं होता। इसलिए आज से घर के सभी काम तू करेगी। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं सारा काम कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? जुबान तो तेरी बहुत चलती है। जैसे जुबान चलाती है वैसे ही काम भी कर लिया कर। और अब तू बच्ची नहीं रही, 9 साल की हो गई है। सोनम रानी को डांट रही होती है, तभी सोनम अशोक को आते देख लेती है। अशोक को देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। सोनम को रोता देख अशोक उससे कहता है, क्या बात है सोनम, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, अगर मैं कुछ कहूंगी तो ये सब यही समझेंगे कि बिन माँ की बच्ची का जीना दुश्वार कर रखा है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस बच्ची की जुबान कितनी चलती है। साफ साफ कहो ना सोनम, जो भी बात है मुझे बता दो। तुम्हारी ये लाडली बेटी मेरी एक बात नहीं सुनती, उल्टा मुझ पर हुक्म चलाती है। आज सुबह से मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने इससे पानी लाने को कहा, लेकिन इसने मुझे पानी देने से मना कर दिया कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अपनी सौतेली माँ को झूठ बोलते देख रानी को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में अपने पिता से बोली, पिताजी, माँ झूठ बोल रही है, इन्होंने मुझसे पानी नहीं मांगा।
देखा आपने, ये कितना बोलती है। पूरा दिन चारपाई पर बैठी इसी तरह जुबान चलाती रहती है। मैं इसे इसलिए कुछ नहीं कहती कि लोग मुझे ही दोषी समझेंगे। रानी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने अपने बड़ों से जबान लड़ाना कब से सीख लिया? मुझे इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। आज से तुम घर के सारे काम करोगी। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें ही सारे काम करने होंगे। अपने पिता की बात सुनकर रानी रोने लगी और सोनम बहुत खुश हुई। वो सोचने लगी, आखिर वो हो ही गया जो मैं चाहती थी। बस कुछ दिन और, उसके बाद इसे घर से निकलवा दूंगी। अब रानी, जो एक मासूम बच्ची थी, धीरे धीरे घर का सारा काम करने लगी। उधर सुमन सारा दिन आराम करती थी। कुछ समय बाद सुमन ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसे वो बहुत चाहती थी। दिन बीतते गए। रानी अब जवान हो चुकी थी और सुमन की बेटी 8 वर्ष की। एक दिन घर में लकड़ियां खत्म हो गई, तो सोनम रानी से कहने लगी, रानी, सारी लकड़ियां खत्म हो गई है। खाना बनाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं है। जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह से काम कर रही हूँ और कई दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं जंगल से लकड़ी नहीं ला पाऊंगी। तेरे पिताजी आने वाले होंगे। आते ही वो खाना मांगेंगे। अगर लकड़ी नहीं होगी तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? फिर तेरे पिताजी तेरे पर ही गुस्सा करेंगे कि तू लकड़ी लाने क्यों नहीं गई। माँ, आप ही जंगल से लकड़ी ले आओ। मैं अपनी बेटी को संभालूं या घर संभालूं या जंगल से लकड़ी लाऊं? तुम ही बताओ, कौन कौन सा काम करूं? अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर रानी सोचने लगी, लगता है ये औरत मुझे मार कर ही छोड़ेगी। सारा दिन काम करवाती है, उससे भी पेट नहीं भरा, अब जंगल से लकड़ी लेकर आओ। रानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल लकड़ी लेने के लिए चली जाती है। अचानक थकान की वजह से रानी को चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी एक राजकुमार की नजर पड़ती है। वो रानी को बेहोश देखकर जल्दी से उसके पास जाता है। जैसे ही राजकुमार रानी को देखता है, तो वो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। ये लड़की कितनी खूबसूरत है। आज से पहले मैंने कभी इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की नहीं देखी। रानी की खूबसूरती देखकर राजकुमार उसके ख्यालों में खो जाता है। कुछ ही देर में रानी को होश आ जाता है। अपने पास राजकुमार को खड़ा देख वो सोचने लगती है, ये इतना खूबसूरत आदमी कौन है? आज से पहले मैंने इतना खूबसूरत आदमी अपने जीवन में नहीं देखा। रानी राजकुमार से कहती है, आप कौन हैं? लड़की को बोलता देख राजकुमार एकदम अपने ख्यालों से बाहर आता है और रानी से कहता है, ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि आप कौन हैं। मैंने आपको यहाँ बेहोश पड़े देखा, तो मैं आपकी हिफाजत करने के लिए आ गया। आपके साथ क्या हुआ था जिससे आप बेहोश हो गई थी? वो, मुझे चक्कर आ गए और मैं जमीन पर गिर पड़ी। अगर आपके पास पानी है तो मुझे पानी दे दीजिए, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। राजकुमार रानी को पानी पिलाता है और खाना भी खिलाता है। आपका घर कहाँ है? अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ आऊंगा। आप परेशान मत होइए, मैं खुद चली जाऊंगी। अब मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मुश्किल समय में मेरी मदद की। अगर आप मेरी मदद ना करते तो पता नहीं कितनी देर तक मैं इसी तरह यहाँ पड़ी रहती। वैसे आप कहाँ रहती हो? अपने बारे में मुझे कुछ बताएं। रानी राजकुमार को अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से उसकी सौतेली माँ उसे परेशान करती है। लेकिन राजकुमार अपने बारे में रानी को कुछ नहीं बताता। अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं एक राजकुमार हूँ, तो शायद मैं कभी ये नहीं जान पाऊंगा कि ये मुझसे सच में प्यार करती है या मेरी पहचान से। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसे पहली नज़र में दिल से चाहने लगा हूँ, वैसे ही ये मुझे भी दिल से चाहे। अगर इसे पता चल गया कि मैं राजकुमार हूँ, तो शायद ये उन बाकी लड़कियों की तरह मुझसे सिर्फ इसीलिए प्यार करने लगेगी ताकि रानी बन सके। आप किस सोच में डूबे हुए हो? मैं जा रही हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं लकड़ी लेकर नहीं गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। रानी ने कुल्हाड़ी उठाई और जल्दी से लकड़ियाँ काटने लगी। लाओ, ये कुल्हाड़ी मुझे दे दो, मैं लकड़ियां काट देता हूँ। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हारी सौतेली माँ बहुत जालिम औरत हैं, जो तुम जैसी नाजुक लड़की से इतना काम करवाती हैं। राजकुमार लकड़ियाँ काट कर रानी को दे देता है।
मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि हम दोबारा कैसे मिल सकते हैं। क्या मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाऊं? कभी भूल कर भी मेरे घर मत आना। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं किसी लड़के से मिलती हूँ तो वो मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं कल शाम के समय ऐसे इसी जगह पर आकर मिल लूंगी। अब मैं चलती हूँ, पिताजी के लिए खाना भी बनाना है। रानी अपने घर वापस चली जाती है और राजकुमार उसे देखता ही रहता है। फिर राजकुमार भी महल वापस चला जाता है। अगले दिन वो दोनों दोबारा मिलते हैं। राजकुमार ने रानी को अपने बारे में सब सच बता दिया कि वो एक राजकुमार है। क्या सच में आप राजकुमार हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इसमें विश्वास न होने वाली कौन सी बात है? मैं इस राज्य के राजा का बेटा हूँ। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। अब दोनों वहाँ रोज मिलने आते थे। एक दिन राजकुमार रानी से मिलने के लिए जंगल में बहुत जल्दी आ जाता है। तभी राजकुमार की नजर एक हिरन पर पड़ती है। वो तुरंत अपना धनुष उठाकर उसका शिकार करने की कोशिश करता है। जैसे ही राजकुमार तीर चलाता है, वो तीर हिरन को लगने के बजाय एक साधु बाबा के पैरों में जा लगता है, जो पास ही एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी तपस्या में लीन थे। तीर लगते ही साधु बाबा की तपस्या भंग हो जाती है। कौन है वो? सामने आए, जिसने मेरी सालों की तपस्या को भंग कर दिया है। राजकुमार साधु बाबा के सामने आ गया। उसे बहुत दुख हो रहा था। वो साधु बाबा से माफी मांगने लगा। साधु महाराज, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपको कष्ट पहुंचा है। मैंने तो ये तीर एक हिरन पर चलाया था, लेकिन अचानक आपको लग गया। मुझे माफ कर दो बाबा। जानते हो मूर्ख, तुमने क्या किया? तुमने मेरी सालों की तपस्या को खराब कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक गधे बन जाओ। साधु का ये कहना था कि देखते ही देखते राजकुमार एक गधे में बदल गया। कुछ ही देर में साधु बाबा वहाँ से चले गए। साधु के जाने के बाद गधा भी राजमहल की ओर चल पड़ा। जब गधा राजमहल के पास पहुंचा, तो वो महल के अंदर जाने लगा। सैनिकों ने गधे को रोक लिया। अरे, ये गधा किसका है जो महल के अंदर घुसा जा रहा है? इसे यहाँ से भगाओ। अगर मंत्री जी ने इसे यहाँ देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। सैनिकों ने गधे को डंडे से मार मार कर राजमहल से भगा दिया। वो भागता भागता रानी के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। जब रानी किसी काम की वजह से घर से बाहर आई, तो उसने देखा कि घर के दरवाजे पर एक गधा खड़ा है। उसे देखकर रानी सोचने लगी, लगता है ये बेचारा भूखा है, इसे कुछ खाने को चाहिए। रानी घर के अंदर से एक रोटी लाकर गधे को खिलाने लगती है, लेकिन गधा रोटी खाने के बजाय उसके कपड़े खींचने लगता है। गधे की इस तरह की हरकत देखकर रानी सोचने लगती है, लगता है गधा बीमार है, इसलिए ये रोटी नहीं खा रहा। रानी घर के अंदर वापस चली जाती है। शाम को जब अशोक घर आया तो वो कहने लगा, सोनम, ये गधा किसका है जो हमारे घर के बाहर खड़ा है? पिताजी, ये गधा तो कई घंटों से यहीं खड़ा है। आखिर ये गधा किसका हो सकता है? सुबह तक देख लो, अगर किसी का होगा तो वो जरूर इसे तलाश करने आ जाएगा। अगर कोई नहीं आया तो हम इसे रख लेंगे। बहुत से कामों के लिए गधे की जरूरत पड़ती है। सुबह तक गधे को कोई लेने नहीं आया तो अशोक गधे से कहने लगा, आज से तुम हमारे घर के सारे काम किया करो। हमारे घर में बहुत काम है। अशोक चला जाता है। अशोक के जाने के बाद रानी गधे की पीठ पर बैठकर जंगल में राजकुमार से मिलने चली जाती है। रानी जंगल में काफी देर तक राजकुमार का इंतजार करती रही, लेकिन राजकुमार नहीं आया। आखिर राजकुमार कहाँ रह गए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। गधा रानी के कपड़े खींचने लगता है। उफ़ो, एक तो मैं राजकुमार की वजह से परेशान हूँ, ऊपर से ये गधा परेशान कर रहा है। अरे बेवकूफ लड़की, मुझे पहचानने की कोशिश कर। मैं ही तेरा राजकुमार हूँ। मैं इसे कैसे समझाऊं? रानी राजकुमार का कई घंटे इंतजार करने के बाद घर लौट जाती है और सोचने लगती है, आखिर आज राजकुमार मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या बात हो सकती है जो वो मुझे मिलने नहीं आए? कई दिन इसी तरह गुजर गए।
रानी रोज राजकुमार से मिलने जाती रही, लेकिन राजकुमार उससे मिलने नहीं आता। एक दिन एक ढिंढोरची ढिंढोरा पीटते हुए आया। सुनो सुनो सुनो, हे नगरवासियों, ध्यान से मेरी बात सुनो। राजमहल से एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार आया है। कई दिनों से हमारे प्यारे राजकुमार कुलदीप लापता हैं। महाराज ने अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा, जंगल, नदियों और पहाड़ों तक खोजबीन करवाई, परंतु अभी तक राजकुमार का कोई अता पता नहीं चल सका है। राजकुमार की वजह से महाराज बहुत चिंतित हैं। अंततः ये घोषणा की जाती है कि जो भी व्यक्ति राजकुमार कुलदीप को ढूंढ निकालेगा या उनके बारे में कोई सच्ची जानकारी देगा, उसे महाराज स्वयं दरबार में बुलाकर मुंह मांगा इनाम देंगे। क्या राजकुमार गायब है? तभी वो मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कहाँ होंगे? हे भगवान, राजकुमार की हिफाजत करना, वो जहाँ भी हो सही सलामत हो। अब मुझे किसी भी तरह राजकुमार का पता लगाना होगा। रानी बहुत परेशान थी। तभी वो गधे के पास आई और उससे कहने लगी, ना जाने इस गधे को क्या हो गया है, ना कुछ खाता है ना पीता है, बस मेरे पीछे पड़ा रहता है। रानी गधे से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर गधे के पैर पर पड़ी, जिसमें एक चैन बंधी हुई थी। उस चैन को देखकर रानी हैरान रह गई। ये चैन तुम्हारे पैर में कहाँ से आई? ये तो वही चैन है जो मैंने राजकुमार को दी थी। जरूर ये गधा मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन मैं कैसे पता करूं कि ये गधा मुझे क्या बताना चाहता है? हे ईश्वर, मुझे कोई रास्ता दिखा जिससे मैं समझ पाऊं कि आखिर ये गधा क्या कहना चाहता है। रानी राजकुमार का पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी सौतेली माँ आ जाती है। रानी, तू अभी तक लकड़ी लेने नहीं गई? जा लकड़ी ले आ। तू कल भी लकड़ी नहीं लाई थी, आज जरूर लकड़ी ले आना। कोशिश करना कि सूखी लकड़ी मिल जाए। अपनी माँ के कहने पर रानी जंगल लकड़ी लेने के लिए निकल पड़ी। अब रानी जंगल में पहुंच जाती है तो वही साधु बाबा मिलते हैं, जिनके पैर से बहुत खून बह रहा होता है। साधु को देखकर रानी कहती है, साधु महाराज, आपके पैर से तो बहुत खून बह रहा है। अगर ये खून नहीं रुका तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। रानी तुरंत पास के एक पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ कर लाती है। उन्हें अपने हाथों से मसलकर साधु महाराज के घाव पर लगाती है, फिर जल्दी से एक कपड़ा बांध देती है। कुछ ही क्षणों में खून का बहना रुक जाता है और साधु महाराज को राहत मिलती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरा दर्द दूर कर दिया। महात्मा जी, आपके पैर में ये चोट कैसे लगी? बेटा, एक मूर्ख लड़के ने मेरे ऊपर तीर चलाया था, जिससे मैं जख्मी हो गया। मैंने गुस्से में आकर उसे अपने श्राप से गधा बना दिया। जैसे ही साधु ने कहा कि मैंने उसे गधा बना दिया, तो रानी सब कुछ समझ गई कि वो गधा कोई और नहीं बल्कि राजकुमार ही है। साधु महात्मा, क्या आप सच कह रहे हैं कि आपने एक इंसान को गधा बना दिया? हाँ बेटी, ये सच है। मैंने उसे इंसान से गधा बना दिया है। बेटी, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें देने की पूरी कोशिश करूंगा। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? साधु महात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप उस गधे को दोबारा इंसान बना दो। बेटी, क्या तुम उसे जानती हो? हाँ महात्मा जी, मैं उन्हें जानती हूँ। वो इस राज्य के राजा के बेटे कुलदीप हैं, यानी राजकुमार। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? वो लड़का एक राजकुमार था। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। बेटी, तुम एक काम करो, वो गधा जहाँ भी हो उसे मेरे पास ले आओ। मैं उसे फिर से इंसान बना दूंगा। रानी जल्दी से अपने घर जाती है और गधे को साधु बाबा के पास ले आती है। साधु महात्मा गधे को फिर से राजकुमार में बदल देते हैं। सिर्फ इस लड़की की वजह से मैंने तुम्हें दोबारा इंसान बनाया है। ये लड़की बहुत भली और मासूम है और तुमसे बहुत प्रेम भी करती है। साधु महात्मा, मुझे माफ कर दो।
मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद मैं कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। बाबा, अब हमें जाने की इजाजत दो। पिताजी मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। साधु से विदा लेकर राजकुमार रानी को लेकर महल पहुंच जाते हैं। राजकुमार को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। बेटा, तुम कहाँ थे? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश करवाया। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम सही सलामत लौट आए। पिताजी, इस लड़की की वजह से ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। अगर ये नहीं होती तो शायद मुझे आप कभी नहीं देख पाते। राजकुमार ने राजा और रानी को सारी बात विस्तार से बताई। उसके बाद राजकुमार अपने पिता से बोले, पिताजी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ और ये भी मुझसे इतना ही प्रेम करती है। राजा ने राजकुमार की शादी रानी से करवा दी और रानी के माता पिता भी रानी से बहुत खुश हुए। उसकी सौतेली माँ, जो हमेशा उसे अपनी नौकरानी बनाकर रखती थी, मैंने अपनी बेटी का नाम यूं ही रानी नहीं रखा था। देखा तुमने सोनम, आज हमारी बेटी सच में रानी बन गई। वो भी अब रानी से बहुत खुश हुई। मुझे माफ कर दो, मैंने रानी के साथ बहुत नाइंसाफी की है। मैं उस बेचारी से सारा दिन काम करवाती थी और वो बेचारी चुपचाप करती रहती थी। सोनम, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब रानी राजकुमार के साथ खुश है, इसीलिए अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। उसके बाद सभी सुख, चैन और शांति से अपना जीवन बिताने लगे। दिन जमींदार नंदमोहन अपनी पत्नी शर्मिली को लेकर उसके मायके जा रहा था। रास्ते में जब वो घने जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी पत्नी को अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अजी, क्या तुम्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है? तुम भी भाग्यवान, कैसी बातें करती हो। यहाँ जंगल में बच्चा कहाँ से आ गया? जमींदार अपनी पत्नी को लेकर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसे भी उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अरे भाग्यवान, तुम तो सही कह रही थी। बच्चे के रोने की आवाज उधर से आ रही है। जमींदार और उसकी पत्नी जल्दी से बच्ची के पास जाते हैं। हे ईश्वर, कौन सी माँ इतनी कठोर हृदय की हो सकती है, जिस बच्ची को 9 महीने अपने गर्भ में रखा और फिर उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। कितने निर्दयी लोग रहते हैं इस दुनिया में। बच्ची को जन्म देने में तो शर्म नहीं आती, लेकिन उसे पालने में शर्म आती है। 9 महीने तक पेट में रखी, तब शर्म नहीं आई, मगर जन्म के समय अगर बेटी निकल गई तो उसे बोझ समझकर जंगल में फेंक दिया। और वो औरत खुद भी तो किसी की बेटी होगी, जिसे उसकी माँ ने पाला होगा। मुझे तो लगता है ये किसी की नाजायज औलाद है। किसी कुंवारी लड़की ने जवानी के जोश में अपना होश खोया और उसका परिणाम ये मासूम बच्ची है। शर्मीली ने जल्दी से बच्ची को गोद में उठा लिया। अरे भाग्यवान, तुम दूसरों का पाप अपने गोद में क्यों उठा रही हो? जब इसकी सगी माँ ने इस पर दया नहीं दिखाई, तो तुम क्यों इस पर दया दिखा रही हो? देखो, आप निर्दयी मत बनो। हम इस बच्ची को यहाँ जंगली जानवरों के लिए नहीं छोड़ सकते। हम इसे अपने घर ले जाएंगे और इसे अपनी औलाद की तरह पालेंगे। क्या तुम पागल हो गई हो? हम इसे अपने घर कैसे ले जा सकते हैं? अगर लोगों को पता चल गया कि ये नाजायज औलाद है, तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और वैसे भी ये लड़की है, हमेशा घर में तो रहेगी नहीं। कल को बड़ी हो जाएगी तो विवाह भी करना पड़ेगा। सोचो कितना खर्चा आएगा। इसीलिए हमारे लिए यही सही है कि हम इस लड़की को यहीं छोड़ दें। जमींदार की बात सुनकर शर्मिली बच्ची को फेंकने ही वाली थी कि इतने में एक सिपाही आया। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अपनी बच्ची को झाड़ी में क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस राज्य में बच्चों के साथ किसी भी तरह का अन्याय करना कानूनन जुर्म है? अगर राजा को मालूम हो गया कि तुम अपनी बच्ची को जंगल में फेंक रहे हो, तो तुम दोनों को सजा से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुरंत इस बच्ची को गोद में उठाओ और घर ले जाओ। मैं महीनों में 2-3 बार इस बच्ची को तुम्हारे पास देखने आऊंगा कि बच्ची तुम्हारे पास है या नहीं। सैनिक जी, असल में आपको गलतफहमी हो गई है। ये बच्ची हमारी नहीं है। हमने तो इसे यहाँ रोते हुए पाया था। मुझे पागल समझते हो? मैंने अभी खुद अपनी आंखों से तुम्हारी पत्नी द्वारा इस बच्ची को यहाँ फेंकते हुए देखा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो।
वरना अभी राजा के पास घसीटता हुआ ले जाऊंगा और फिर राजा तुम्हें फांसी पर लटका देगा। जमींदार और उसकी पत्नी बच्ची को लेकर अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद सैनिक से कहने लगा, समझ नहीं आता लोगों को क्या हो गया है। बेटी के जन्म पर मातम मनाने लगते हैं। अरे ये भूल जाते हैं कि हर इंसान स्त्री की कोख से ही पैदा हुआ है। लेकिन बेवकूफी में उन्हें लगता है जैसे बाप ने पैदा किया हो। सैनिक भी राजमहल लौट जाता है। अब सिपाही महीने में या हफ्ते में जमींदार के घर उस लड़की को देखने जाता रहता है। शर्मीली उस बच्ची को बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह पालती है और वो लड़की जवान हो जाती है। अब वो लड़की शर्मीली की खूब सेवा करती थी। वो शर्मीली को कोई काम नहीं करने देती, लेकिन वो लड़की थोड़ी मंदबुद्धि थी, परंतु देखने में बहुत ही सुंदर थी। हमारी बेटी राधा सियानी हो गई है, अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। पागलपन की भी हद होती है। कितनी बार कह चुका हूँ कि उससे कोई विवाह नहीं करेगा। तुम ही बताओ कि किसके पास जाऊं और कहूं कि मेरी अक्लमंद बेटी से शादी कर ले। अगर मैंने झूठ बोलकर इसका विवाह कर भी दिया तो कोई इसे एक दिन अपने घर नहीं रखेगा। ये कोई इतना गुस्सा करने की बात तो नहीं है जो आप इतना आग बबूला हो रहे हैं। अरे कभी तो ठंडे दिमाग से सोच लिया करो। मैंने कब कहा है कि राधा का विवाह तुम किसी अमीर घर में कर दो, किसी गरीब मजदूर के घर कर दो जहाँ ये चैन से रह सके। और वैसे भी एक न एक दिन तो हमें इसका विवाह करना ही होगा। पूरे जीवन हमारे घर पर तो नहीं बैठी रहेगी। और सबसे अच्छा तो यही होगा कि तुम राधा का विवाह माधव से कर दो। अरे कभी तो अकलमंदी की बात किया करो। हम माधव से राधा का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो हमारे खेतों में मजदूरी करता है। जब लोगों को पता चलेगा कि जमींदार ने अपनी बेटी का विवाह अपने नौकर से कर दिया तो गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हर कोई समझता है कि राधा हमारी बेटी है। अब उन्हें क्या पता कि वो हमें जंगल में मिली थी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। आखिर जमींदार ने अपनी बेटी का विवाह एक गरीब मजदूर से क्यों कर दिया? जिसे जो कहना है कहने दो। आप एक काम करो, उस जमीन को माधव को ही दे दो और जल्दी से उससे राधा का विवाह कर दो। अपनी पत्नी के ज्यादा कहने पर जमींदार राधा का विवाह माधव से करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं कल माधव के पास जाकर उससे इस विषय पर बात करूंगा। माधव पड़ोस के गांव का रहने वाला था। उस गांव में भी जमींदार नंद मोहन की जमीन थी। जमींदार की सारी खेती माधव ही संभालता था। बदले में जमींदार हर साल उसे साल का अनाज दे दिया करता था। एक दिन माधव अपने घर लेटा चारपाई पर आराम कर रहा था कि तभी जमींदार उसके घर पहुंचता है। जमींदार साहब, आप यहाँ? सब ठीक तो है? आप तो केवल फसल पकने पर आते हो, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो फसल सही से उगी भी नहीं है। माधव, मैं फसल के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करने आया हूँ। मालिक, ऐसा कौन सा विषय है? माधव, मैं अपनी बेटी राधा का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। जमींदार की बात सुनकर माधव सोच में पड़ गया और फिर जमींदार से बोला, मालिक, क्यों मुझ गरीब से मजाक कर रहे हो? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं गरीब मजदूर हूँ जो आपके खेतों में मजदूरी करता हूँ। फिर आप अपनी बेटी का विवाह एक मजदूर से कैसे कर सकते हो? माधव, आज से तुम मेरे यहाँ मजदूरी नहीं करोगे। इस गांव में मेरी जितनी भी जमीनें हैं आज से वो सब तुम्हारी हुई। अब तुम मजदूर नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे पास भी मेरे बराबर ही जमीन हो गई हैं। अब तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। आपको जैसा लगे वैसा करो। तो फिर ठीक है, तुम विवाह की तैयारी करो। मैं कल तुम्हारा और राधा का विवाह करवा दूंगा। अगले दिन जमींदार अपनी बेटी राधा का विवाह माधव से करवा देता है। माधव राधा को लेकर अपने गांव चला जाता है। जमींदार माधव को रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी दे देता है। अब माधव गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। राधा थोड़ी मंदबुद्धि थी। हर काम के लिए उसे बार बार समझाना पड़ता था। वो जिस काम में लग जाती उसी में लगी रहती थी। माधव उसे समझाकर खेत में काम करने जाता।
मगर फिर भी राधा कोई ना कोई उल्टा काम कर ही देती थी। भाग्यवान, तुम अकेले कोई काम मत किया करो। मैं जब जंगल से घर आया करूंगा तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे, खाना भी बनाएंगे और साथ बैठकर खाएंगे। तुम अकेले खाना बनाती हो तो कभी बहुत कम बना देती हो और कभी 50 आदमियों जितना बना देती हो। अगर थोड़ा कम बने तो कोई बात नहीं, सब काम चल जाएगा। अन्य का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उतना ही बनाना चाहिए जितना सही तरह से काम आ सके। माधव अच्छी तरीके से अपनी पत्नी को समझाकर चला गया, लेकिन राधा के दिमाग में माधव की एक बात न आई। माधव को समझते देर नहीं लगी कि आखिर जमींदार ने अपनी बेटी का विवाह मुझ जैसे गरीब आदमी से क्यों करा दिया। इसके पागलपन की वजह से ही जमींदार ने इस पागल लड़की का विवाह मुझ जैसे गरीब मजदूर से किया है। अगर ये चतुर चालाक होती तो जमींदार कभी भी इसका विवाह मुझसे नहीं करता। अब मैं इस मूर्ख औरत का क्या करूं? कहता कुछ हूं, करती कुछ है। अब मैं इसे अपने साथ खेत पर ले जाया करूंगा। बाहर जाएगी तो दुनिया देखेगी, जिससे इसका दिमाग खुलेगा। माधव अगले दिन से अपनी मूर्ख पत्नी को खेत पर ले जाने लगा। खेत पर जाने से कुछ ही दिनों में राधा का दिमाग खुलने लगा। पहले तो वो अपने पिता के घर में 4 दीवारों के भीतर ही बंद रहती थी, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर खेतों और गांव के वातावरण में आने लगी, उसे समझ में आया कि दुनिया केवल घर के 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी है। सिर्फ 1 साल में ही राधा, जो पहले ना समझ थी, अब वो बहुत ही चतुर और समझदार हो गई थी। अब वो हर काम को बड़े ही अच्छे तरीके से करती थी। कुछ समय बाद माधव की पत्नी राधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। माधव ने अपने पुत्र का नाम बलराम रखा। बलराम 13 वर्ष का हो चला। अब माधव के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। गांव में अच्छा खासा नाम बन चुका था। माधव के पड़ोस में घिसवा नाम का आदमी भी रहता था। घिसवा की पत्नी रूपा तो माधव और उसकी पत्नी से बहुत ही फूंकती थी। एक दिन रूपा राधा को बहकाकर अपने साथ बाजार के लिए ले गई। राधा बगैर अपने पति को बताए रूपा के साथ चल पड़ी। बहन, मैं तुम्हारे साथ आ तो गई हूँ, लेकिन अपने पति को बताकर नहीं आई। अगर वो जंगल से समय पर लौट आए तो मेरी बहुत फिक्र करेंगे। धा, तू क्या हर काम अपने पति से पूछ कर ही करती है? हाँ, हम तो कहीं भी चले जाएं, हमारा पति हमसे कुछ नहीं कहता। ऐसी बात नहीं है, वो मुझे कहीं आने जाने के लिए मना नहीं करते, बस उन्हें मेरी फिक्र रहती है। अगर मैं एक पल ना दिखूं तो वो परेशान हो जाते हैं। दोनों बातें करती करती जब घने जंगल में पहुंच गई, बहन, मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है। अब यहाँ जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? बाजार में जाकर पी लेना। राधा, अगर मुझे इसी वक्त पानी नहीं मिला तो प्यास की वजह से मेरी जान भी जा सकती है। रूपा के बहकावे में आकर राधा उसे नदी तक ले जाती है। तुम इस बर्तन में नदी से थोड़ा सा पानी ले आओ, जल्दी करो, प्यास से मेरी जान निकलने को है। थोड़ा सब्र करो, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। बर्तन लेकर नदी से पानी भरने लगती है। उतने में ही रूपा पीछे से आकर उसे नदी में धक्का दे देती है, जिससे राधा नदी में डूबकर मर जाती है।